वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके टर्म नंबर 1 एग्ज़ाम्स एंड नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इससे पहले टर्म नंबर 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के एमसीक्यूज ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। वो सभी वीडियोज़ आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वो सभी वीडियोज़ आप लोगों ने ज़रूर सुननी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट दी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ रिलेटेड हमें रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला है कि इट इज़ एन एल्डोहेक्सोसिस। इसका मतलब होता है कि इसमें एक ग्रुप होता है दैट इज़ दी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सही है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, जिसमें कि एक साइड पर जुड़ा है CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप, और बाकी सभी C एटम्स पर टोटल 6 कार्बन होंगे और 4 कार्बन हैं यहाँ पर 1 2 3 4 जिन पर के H एंड OH यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। और ये वाला OH है यहाँ पर राइट साइड पर, ठीक है। तो राइट साइड पर होने के कारण हम इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे बना भी सकते हैं, ओके। देन है कि ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स द एन हेक्सेन। ये भी सही है कि यहाँ से स्ट्रेट 6 एटम वाला एक अल्केन बन जाएगा अगर हम इसे HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो, ठीक है। आगे है कि इट प्रेजेंट इन दी फ्यूरिनस फॉर्म। ये रॉन्ग है, ठीक है। फ्यूरिनस फॉर्म में ये बिल्कुल नहीं होता। इसकी कौन सी फॉर्म होती है? इसकी फॉर्म होती है पायरेनोस फॉर्म, ठीक है। जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो ये अपनी पायरोनोस स्ट्रक्चर में होता है। और डी है कि इट डज नॉट गिव द 2,4-DNP टेस्ट। ये भी सही है, इसमें 2,4-DNP टेस्ट जो कि एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं शो होता ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये होती है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान से इसे देख लीजिए। 6 मेंबर की रिंग है जिसमें कि 1 मेंबर ऑक्सीजन है, 5 हैं बाकी के C एटम, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इसकी 2 फॉर्म्स बन जाती हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ग्लूकोज की। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? दिस इज द पायरेनोस फॉर्म, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो देखिए इसकी ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये वाली ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इनको ज़रूर आप लोगों ने ड्रॉ कर ज़रूर देखना है, तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। डाइसैचराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। इनमें से कौन कौन से डाइसैचराइड्स हैं जो वो रिड्यूसिंग हैं इन दी नेचर? तो याद रखिएगा सक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। जो सक्रोस है वो होती है नॉन रिड्यूसिंग। तो ये सभी में सक्रोस है, तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। सो C इज़ द राइट आंसर। अब देखिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है कि जो टोलेंस रीजेंट, ठीक है, और फेलिंग सोल्यूशन वगैरह को रिड्यूस कर दें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स में स्पेशल क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर रिड्यूस कर देती हैं। तो जो हमारी है सक्रोस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिस इज़ दी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, शुगर। इसमें नो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या है कि इसमें फिर जो नॉन रिड्यूसिंग होगी शुगर्स, ठीक है, उनमें म्यूटा रोटेशन भी बिल्कुल नहीं शो होगी। म्यूटा रोटेशन हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। तो सक्रोस में म्यूटा रोटेशन बिल्कुल नहीं शो होती बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग। आप इसकी स्ट्रक्चर को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ दी सक्रोस। सक्रोस में क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन दी अल्फा डी ग्लूकोज एंड दी बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इसके साथ वाला जो C एटम है, अगर इस C एटम पर फ्री OH ग्रुप होता, अगर इसके ऊपर एक फ्री OH ग्रुप होता तो ये बन जाती रिड्यूसिंग शुगर, बट इसका OH ग्रुप इधर यूज़ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन के जो साथ यहाँ पर एडजेसेंट है, ठीक है, इसका OH ग्रुप यहाँ पर यूज़ हो गया है, तो इसलिए ये जो बन जाती है दिस इज़ दी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अगर हम इसकी
अगर हम इसको वाटर में भी डिज़ोल्व कर दें तो फिर भी इसकी म्यूटा रोटेशन बिल्कुल नहीं शो होती। सो सक्रोस इज़ नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह पर बात करते हैं बाकी जो जैसे कि माल्टोस की, तो ये रहा। तो अगर आप लोग इस साइड पर देखते हैं ये ऑक्सीजन है और इसके पास ये फ्री OH ग्रुप है यहाँ पर जो कि रेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर इन दी हेमी एस्टल फॉर्म, ठीक है। सो दीज आर इन दी हेमी एस्टल फॉर्म और ये जो होता है दिस इज़ इन दी एस्टल फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज़ इन दी एस्टल फॉर्म और ये होता है हेमी एस्टल में। तो इसका मतलब इनमें रिड्यूसिंग करैक्टर शो हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा डीप हो गया क्योंकि वैसे तो इस बार इनकी स्ट्रक्चर्स आपको शायद ही कोई आए, बट ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग है और कौन है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैचराइड, इनमें से पॉलीसैचराइड कौन है? ग्लूकोज इज दी मोनोसैचराइड, ठीक है। माल्टोज हमने अभी किया है, ये दोनों हैं डाइसैचराइड। सो ग्लाइकोजन इज दी पॉलीसैचराइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड दी एनिमल स्टार्च, इसे एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है, एनिमल स्टार्च। क्लियर है। आगे चलते हैं फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सक्रोस, सक्रोस के लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है? इट कैन रिड्यूस द टॉलरेंस रीजेंट, हाउएवर कैनॉट रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन, ये तो रॉन्ग है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इट अंडरगोज द म्यूटा रोटेशन, नो, ये भी मैंने आपको अभी बताया है, बिकॉज दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग, इन दोनों का सेम रीज़न है, बिकॉज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ना तो म्यूटा रोटेशन करेगी, म्यूटा रोटेशन क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, और ना ही इसमें जो है वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करेगी। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन दी कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये बात सही है, ठीक है। इट इज़ ए लेबोरेटरी, ये भी रॉन्ग है, इट इज़ दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव रोटेशन शो करती है। तो इसमें इन्वर्जन होती है। अब इन्वर्जन क्या होता है कि जब हम सक्रोस को, ठीक है, सक्रोस की अगर हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो सक्रोस से बनता है, एक तो बनता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, पॉजिटिव मतलब के डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और साथ में एक हमारे पास बनता है डी नेगेटिव फ्रक्टोस, ठीक है। इन्हीं दोनों से ये फॉर्म हुआ होता है। सक्रोस की स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है वो ओवरऑल होती है पॉजिटिव, दैट इज़ दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डी प्लस ग्लूकोज की होती है 52.5, ठीक है, डिग्री, और इसकी फ्रक्टोस की होती है माइनस में 92.4 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को ओवरऑल यहाँ पर चेक करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस में इसकी रोटेशन हो जाएगी, लेवो रोटेटरी बन जाएगा। मतलब सक्रोस को हाइड्रोलाइज करने के बाद उसकी ऑप्टिकल रोटेशन ही चेंज हो गई, डेक्स्ट्रो से वो क्या बन गई चीज़, वो बन गई लेवो रोटेटरी, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोस बन चुके हैं, फ्रक्टोस की ज़्यादा वैल्यू है वो भी माइनस में, तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर इन्वर्जन हो जाती है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपको अभी दिखाई थी ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर ऐसे जे CHO जुड़ा था तो आगे 6 कार्बन की चेन थी, ठीक है। तो ये इसकी होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी भी दिखाई थी सबसे पहले MCQ में। उसके साथ इसमें से कौन सी रिएक्शन बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन होती? फॉर्मेशन ऑफ द पेंटा एसीटेट्स ऑफ द ग्लूकोज, ये भी हो जाती है क्योंकि इन सभी के साथ ही यहाँ पर एसीटेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4 DNP रीजेंट, उसके साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, ये सोचते हैं कि सही है कि नहीं। फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद द टॉलरेंस रीजेंट, टॉलरेंस रीजन के साथ उसका सिल्वर मिरर बन जाता है, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज, ये मैंने आपको अभी भी दिखाया था कि अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स जो बनते हैं वो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमने अभी भी बनाकर देखी थी, ठीक है ना, पायरानोस वाली, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यही हमारा आंसर है जो कि ओपन चेन के साथ बिल्कुल नहीं शो होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज। तो ये सभी रिएक्शंस इसमें होती हैं, 2,4 DNP टेस्ट टॉलरेंस रीजन के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सभी के साथ ये रिएक्ट करता है, बट इसके अल्फा एंड बीटा जो फॉर्म्स हैं वो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ही यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। 6th, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सम कंपाउंड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो
ठीक है। विच ऑफ देम इज डी कन्फिग्रेशन, तो डी कन्फिग्रेशन देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट स्टीरियो सेंटर होता है, मतलब कि हमने एल्डिहाइड वाली साइड से शुरू हो जाना है, जो आखिरी में होगा स्टीरियो सेंटर, यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, उसका OH राइट साइड पर हो, देन इट इज़ ए डी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर भी राइट साइड पर है, सो ये भी डी फॉर्म है, और यहाँ पर भी राइट साइड है, सभी में ही राइट साइड है, तो सभी ही यहाँ पर बन जाएंगे डी, इनकी बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो हैं, जिनको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी कैपिटल लेटर्स, उनका रोटेशन के साथ कोई मतलब नहीं है। रोटेशन जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ऑल दी 1 2 3 आर दी डी कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, ये सभी के सभी ही, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखनी है। इसके बाद करते हैं 7th, विच वन ऑफ द गिवन बिलो इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आपको अभी बताया है कौन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से बताइए जल्दी से, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद कमेंट्स में बताना है कि इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी है वीडियो तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। 8th क्या है, ग्लूकोज ऑन दी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, ठीक है। ग्लूकोज को अगर हम हीट करेंगे प्रोलॉन्ग्ड विद HI तो क्या बनेगा, देन इट गिव्स दी N-हेक्सेन। N-हेक्सेन एक स्ट्रेट चेन हमें मिल जाएगी, तो ये आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ दी ग्लूकोज, इसके 6 कार्बन होते हैं, ये ऊपर वाला CH, ये आखिर वाला, और बीच के जो 4 जिनके साथ H एंड OH अटैच होता है वो वाले हैं। टोटल 6 कार्बन की चेन है। तो HI के साथ अगर हम इसे प्रोलॉन्ग्ड हीट करते हैं तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट चेन जो है वो यहाँ पर अल्केन में चेंज हो जाता है, सभी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और N-हेक्सेन हमें मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म में आपको पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर क्या बनाता है। अब देखिए ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के 2 मेथड हैं, एक तो है हमें कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें जैसे कि ब्रोमीन वाटर है, और एक है स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। तो अगर हम वीक करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाता है दैट इज़ दी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो वीक के साथ हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, ओनली दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप विल चेंजेस टू दी एसिडिक ग्रुप। अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सैचुरिक एसिड, जो C ऑप्शन है, ठीक है। तो वो भी हम बना सकते हैं अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ कर लें, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है। क्लियर है, सुन लीजिए ध्यान से, तो मैंने आपको साथ में बहुत कुछ बता रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। आगे है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट्स विद, ग्लूकोज इनमें से किसके साथ नहीं रिएक्ट होता, दैट इज़ दी सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बिल्कुल नहीं रिएक्ट होता, तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसके बाद है कि द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाकर इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि इन एक्वस सोल्यूशन अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, एंड ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन जो होती है, एंड दी बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, इन सभी का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो स्पेसिफिक रोटेशन हमें मिलती है वो हमें मिलती है 52.5 डिग्री। बट अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है पॉजिटिव 111 और बीटा डी ग्लूकोज की होती है पॉजिटिव 19.2 डिग्री। तो मतलब चाहे आप बीटा डी ग्लूकोज चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज किसी को भी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स कर लें तो उनकी स्पेसिफिक रोटेशन एक इक्विलिब्रियम वैल्यू को अप्रोच कर लेगी, क्योंकि उनमें एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। ऑलरेडी ये वाली टर्म्स आ चुकी हैं, तो इसको हम बोल देते हैं म्यूटा रोटेशन। क्लियर है, याद रखिएगा। अब तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर हैं उन सभी में म्यूटा रोटेशन होती है। नॉन रिड्यूसिंग कौन थी, सक्रोस, उसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो ये MCQ आप लोग अब खुद बता सकते हैं इनमें से कौन है जो वो म्यूटा रोटेशन बिल्कुल नहीं शो करेगा, दैट इज़ दी सक्रोस, बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग होती है इसलिए इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं शो होगी। क्लियर है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही इसकी दिखा सकती है रिएक्शन, वो कौन सी है? ग्लूकोज फॉर्म्स दी पेंटा एसीटेट, ये तो ओपन में भी हो जाती है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिलमाइन, ये भी ओपन चेन में हो जाती हैं दोनों। पेंटा एसीटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये ही वो रिएक्शन है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है कि उसमें फ्री CHO ग्रुप है नहीं, ठीक है। सो नाउ जब उसका पेंटा एसीटेट बना है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसके पास नो फ्री CHO ग्रुप, ठीक है। तो इसके कारण अब उसकी हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन हो नहीं पाती, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। आगे है कि सक्रोस, जो हमारी केन शुगर होती है, हम इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इज ए डाइसैचराइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ द सक्रोस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, तो इसमें से क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा सक्रोस दो चीज़ों से बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ज्वाइन से। ये मैंने आपको शुरू में ही स्ट्रक्चर में बताया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ओके है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 3 cyclic structures of the monosaccharides are given below. Which of these are anomers? अब ये क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हैं, तो ये दोनों एनोमर्स हैं। एनोमर्स में क्या होता है? ओनली C जो 1 एटम है, C1 के अराउंड ही OH ग्रुप जो है वो उसकी पोजीशन हमें चेक करनी है, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर H है, OH यहाँ पर तो चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ये तो यूज़ नहीं हो सकता, इसको बाहर निकाल। अब ये दोनों सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं, ये भी सेम है, ये भी H वाला सेम है। अब ये है C1 एटम, यही C1 एटम है दोनों साइड पर। अब इसके OH जुड़ा है राइट पर और इसके जुड़ा है लेफ्ट पर, ओनली दिस इज़ द चेंज। सो यही एनोमर्स का चेंज होता है, यही उनकी पहचान होती है कि बाकी सब कुछ सेम हो, बस C जो 1 एटम है उस पर OH की पोजीशन चेंज हो गई हो राइट से लेफ्ट। सो ओनली 1 and 2 आर दी एनोमर्स, ठीक है। सो 1 and 2 आर दी एनोमर्स, ओके। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर बाकी जगह पर भी कुछ चेंज हो रहा है देन दीज आर दी आइसोमर्स बट नॉट एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स एक स्पेशल केस है। इसके बाद है इसके अलावा एक और बात के जो एनोमर्स होते हैं वो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि दैट इज़ द कर्डलिंग, ठीक है ना। कर्ड का बनना ऑफ मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जब मिल्क से बनता है कर्ड, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो वहाँ पर चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मिल्क में बैक्टीरिया के कारण क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण के pH चेंज होगा और pH चेंज के साथ प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। इसके बाद है 17th, इन एक्व सोल्यूशन एंड अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज। एक्व सोल्यूशन में अमाइनो एसिड क्या बनता है? तो अमाइनो एसिड होता है एक्व सोल्यूशन में, यहाँ पर जो दैट इज़ द H था COOH, वो यहाँ से रिमूव होकर जो नीचे NH2 ग्रुप था उसके साथ जुड़कर बन जाता है NH3 पॉजिटिव। तो इसमें 2 पोल्स हैं, 2 ऑपोजिट चार्ज हैं, सो दिस इज़ द डाईपोलर आयन और ज्विटर आयन, हम इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस इज़ द अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। और अब इसका जो है वो यहाँ पर एसिडिक करैक्टर ये ग्रुप शो करेगा, ये भी पेपर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। और बेसिक करैक्टर इसका ये वाला ग्रुप शो करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसकी ऑलरेडी नीचे NH2 के साथ अटैच हो चुकी है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आगे चलते हैं। ए बेसिक अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है? ग्लिसाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, दीज आर ऑल ना तो एसिडिक हैं ना ये बेसिक हैं, सो दीज आर द न्यूट्रल। सो ओनली हिस्टेडाइन, सो हिस्टेडाइन जो होता है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। तो याद रखिएगा जो बेसिक और एसिडिक की कुछ ज़्यादा एग्जांपल है नहीं, हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। उनमें से शायद आपके पास जो होंगे यहाँ पर एसिडिक होंगे 2-3 और बेसिक होंगे हमारे पास 2-3, बाकी सभी हो जाएंगे न्यूट्रल। तो इनकी एग्जांपल्स याद रख लीजिए। जैसे कि एसिडिक में आता है एक हमारे पास
जो एसिडिक में आएगा, एसिडिक में एक यहाँ पर अस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अस्पार्टिक एसिड जो है दैट इज़ दी एसिडिक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये बन गया हिस्टिडाइन आपका बेसिक अमाइनो एसिड। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लिसाइन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ग्लिसाइन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दिस इज द राइट वन। क्योंकि अब देखिए ग्लिसाइन की स्ट्रक्चर क्या है, सो दिस इज द सिंपल ओनली, यहाँ पर एक कार्बन है और साथ में COOH है और यहाँ पर NH2 है, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आप लोगों को भी याद होगा कि एक कार्बन एटम हो जिसके साथ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। अब ये जो कार्बन है इसके साथ तो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, सेम है, सो दिस इज नॉट दी ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले है कि फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर, दिस इज रॉन्ग, दीज आर इनसोलुबल इन वाटर। इसके बाद है कि एल्बुमिन इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। फाइब्रस प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जिनकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। जैसे रोप जैसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, जैसे एक रस्सी होती है वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये हमारे कि यहाँ पर कि ये हमारे हेयर्स वगैरह में हमें मिलता है, ठीक है ना, मसल वगैरह में होते हैं, तो फिर उन सभी जगह पर ये होते हैं। और जो एल्बुमिन है दिस इज द ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इन द फाइब्रस प्रोटीन्स द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सही है, ठीक है। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनमें जो डिफरेंट चेन्स होती हैं कि यहाँ पर हेलिकल चेन्स होती हैं, वो सभी आपस में जब जुड़ती हैं तो उनमें हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं। pH अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये रॉन्ग है, pH डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। आगे है कि प्रोटीन्स की जो होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो 2 डिफरेंट टाइप की बनती है, एक होती है यहाँ पर अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड। इनमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, अब जो अल्फा हेलिक्स होगी आप लोग बुक में देखिए तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो अल्फा हेलिकल जो हमारी स्ट्रक्चर होगी तो उसमें क्या होगा कि इस चेन के और इस चेन के जो यहाँ पर होंगे एटम्स या फिर जो भी यहाँ पर अमाइनो एसिड्स के ग्रुप्स होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसके कारण के वो स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद है ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन, ठीक है, हैज़ अमाइनो एसिड्स अटैच टू वन अनदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब देखिए कि प्रोटीन्स में जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक चेन बनी होती है, बहुत ही बड़ी एक चेन होती है, उसमें अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है कि इसके बाद ये अमाइनो एसिड होगा, इसके बाद ये होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद है इन ए प्रोटीन मोलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, जो प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो तो जैसे डाइसैचराइड में, पॉलीसैचराइड्स में, उनमें बने होते हैं। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ विद दी पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है डीएनए के साथ रिलेटेड कुछ करते हैं। डीएनए आरएनए कंटेन 4 बेसिस, डीएनए और आरएनए में 4 बेसिस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। अब देखिए सबसे पहले डीएनए में कौन से 4 बेस होते हैं, एक होता है यहाँ पर एडिनोइन, ठीक है, साइटोसाइन, ग्यूनाइन एंड दी थियामाइन। और आरएनए में मैं आपको बार बार बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आगे कोई भी एमसीक्यू होगा आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें ये ए, सी और जी ये सभी सेम होते हैं और ये टी की जगह पर आएगा दैट इज़ दी यूरेसिल, ठीक है। तो आरएनए में यूरेसिल होता है, आरएनए में ये वाला बिल्कुल नहीं होता, दैट इज़ दी थियामाइन,
ठीक है, तो उसने आरएनए में पूछा है, सो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। मैंने आपको अभी बताया डीएनए के कौन कौन से हैं, ACGT। ठीक है, यहाँ पर एडिनोइन, साइटोसाइन, ग्वाइनाइन, थियामाइन। तो यहाँ पर यूरेसिल है नहीं, सो डी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों MCQ एक जैसे थे, बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, मतलब हम दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दें बाय ज्वाइनिंग दी टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय दी फोस्फोडाइईस्टर लिंकेज। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है शुगर, और शुगर के साथ जुड़े होते हैं डिफरेंट बेस। ये जो मैंने आपको बताए थे 4 टाइप के बेस थे, ठीक है, जो हमने अभी भी लिखे थे ACGT वाले। ठीक है, वो इसके साथ जुड़े होते हैं, और इसके साथ एक जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और वो ग्रुप क्या करता है, वो इस यूनिट को, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो वो विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोरस फिर आगे के आगे जुड़कर एक चेन बनाते हैं। उसने ये पूछा है कि शुगर की कौन सी कार्बन्स आपस में जुड़ती हैं, तो ये बात आप लोगों को स्ट्रक्चर से पता चलेगी। तो मतलब स्ट्रक्चर्स में से भी MCQ बनाए जाते हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से सीख लेनी है। तो इसको अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सो दिस इज दी वन न्यूक्लियोटाइड, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दिस इज होल ए न्यूक्लियोटाइड। बीच में है शुगर और उसके साथ एक जुड़ा है बेस, और एक साइड पर C के साथ जुड़ी है फॉस्फेट लिंकेज। अब क्या होगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज दी 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 एंड दी 3। ठीक है, और इसके साथ थर्ड पोजीशन पर ये जो होगा, ये वाला ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो मतलब ये जो है 5th कार्बन के साथ तो ऑलरेडी ही जुड़ा ही हुआ था ये, और अब ये रिंग की 3rd कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा 5-3। तो ये दोनों पोजीशन पर जाकर ये जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप है, बट इनकी स्ट्रक्चर्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर बेस एंड दी फॉस्फेट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, शुगर और बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको अभी बताया है कौन सी चीज़ रिपीट होती है। अब देखिए बीच में जुड़ा होता है शुगर, शुगर के ऊपर जुड़े होंगे बेस अलग अलग, और ऐसे दो जो मॉलिक्यूल हैं वो बाद में यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो ये उसकी एक यूनिट बनती है जो कि बार बार रिपीट होती है। सो देयरफॉर दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, नॉट द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दैट इज RNA एंड DNA आर दी कायरल मोलिक्यूल्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी जब आप लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो मैंने अभी आपको दी थी, ठीक है, तो उनमें आप लोग क्या देखेंगे, शुगर होता है, तो डी शुगर कंपोनेंट होने के कारण दीज आर दी कायरल मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? इसके बाद है कि इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। अब देखिए DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब दो जो रोप लाइक एक उनकी स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने अल्फा डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर बनाई होती है। ठीक है, तो उसमें अब क्या होता है कि ऑलवेज A के ऑपोजिट रहेगा T और G के ऑपोजिट ऑलवेज होगा C। सो देयरफॉर 2 स्ट्रैंड्स आर दी कम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि एडिनाइन एंड दी थियामाइन, ग्यूनाइन एंड दिस ए है साइटोसाइन। तो ये आपका A ही यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द pH वैल्यू एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि हम ऐसा क्या pH रखें जिसके साथ के अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, उसका ओवरऑल चार्ज 0 बन जाए। उसका सबसे अच्छा क्या वे होता है, दैट इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस pH को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दैट इज द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ये वैसे
रिलेटेड टू दी विटामिन है, बट आप लोगों को पूछ सकते हैं, बिल्कुल जर्नल सा क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस दी विटामिन, ठीक है, उसमें विटामिन फॉर्म नहीं होते, सो इट डू नॉट प्रोड्यूस दी विटामिन। इसके बाद है दैट इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन AT बेस पेयर एंड GC बेस पेयर। अब देखिए A एंड T बनाते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और G एंड C बनाते हैं आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2 एंड 3, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 33rd, इसी के साथ ही रिलेटेड है कि द 2 सैंपल्स ऑफ द DNA X एंड Y हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट्स दिस वन। अब देखिए X का मेल्टिंग पॉइंट लो है, Y का ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है बेस कॉन्टैक्ट के बारे में। अब देखिए हमने अभी भी रीड किया कि A एंड T आपस में बनाते हैं 2 बॉन्ड एंड G C बनाते हैं आपस में 3 बॉन्ड। तो मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसमें ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मतलब उसमें GC का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सैंपल Y का ज़्यादा है वो मेल्टिंग पॉइंट, सो देयरफॉर Y हैव मोर GC कंटेंट एज कंपेयर टू X। तो Y में GC वाला कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, देन दी X, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन इज कोज्ड बाय। प्रोटीन की डीनेचुरेशन होने के क्या रीज़न है, ये तो मैंने आपको बताया था, चेंज इन pH, ये तो होता ही है, ठीक है। सो नाउ चेंज इन द टेम्परेचर आल्सो, जैसे कि हम यहाँ पर एग को बॉयल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है अंदर से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रोटीन होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट उसके साथ भी हो जाती है। सो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस विच कॉजेज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सो इसके बाद है नेक्स्ट एंड दी लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दैट इज द इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स लॉस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सही है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो लॉस कर देते हैं। डीनेचुरेशन चेंजेस विद प्राइमरी, डीनेचुरेशन चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये रॉन्ग है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। डीनेचुरेशन के साथ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, वो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। बाकी जो है वो आप लोग स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं। सेकेंडरी एंड दी 3rd डिग्री तो चेंज होती है, ठीक है, ये सही है। और डीनेचुरेशन डज नॉट इफेक्ट द केमिकल कॉम्पोजिशन, ये भी सही है, इफेक्ट तो होता ही है उसका, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सॉरी, डीनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट दी केमिकल कॉम्पोजिशन, ये भी सही है, ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता अपॉन दी केमिकल कॉम्पोजिशन। ओनली बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही रहती है, ठीक है, वो चेंज बिल्कुल नहीं होती। सेकेंडरी एंड दी 3rd डिग्री जो उनकी स्ट्रक्चर्स हैं वही चेंज होती है। तो ये सभी आप लोगों ने अच्छे से रीड करने हैं यहाँ पर MCQ, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।